आ गया? ओके, थैंक यू। चलो कोई नहीं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हाँ तो चलो ठीक है, जो भी है यार, मतलब तुम समझो यार, ऑफलाइन का तुम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, घर से दूर हो, एक एक पल को यूटिलाइज करो। मैं सच कह रहा हूं, एक एक पल को यूटिलाइज करो। दो तरीके हैं, घर से दूर रहने के, तो मौज कर लो भाई, यही साल मौज कर पाओगे, आगे मौज नहीं कर पाओगे, बहुत गंदी जिंदगी है, ठीक है। कोई, क्योंकि जो बच्चे जो 3-4 साल तैयारी कर चुके हैं, अब उनको एकदम अंधेरा नजर आ रहा है, क्या करें सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डिप्रेशन में आ रहे हैं, ठीक है। 646 नंबर लाने के बाद भी वो बोल रहा है अब मैं ब्लैंक हूं, क्या करूं मैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो पैसा बहुत ज्यादा है तेरे पास, ठीक है, उड़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं कहते सर मेरे पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 साल कर लूंगा, प्राइवेट ले लूंगा या कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, बिजनेस, तो मैं तुझे पूछना ही बंद कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो कल मुझे एक एक चीज चाहिए यहाँ पर, ये तू देख ले। मतलब दो तरीके के बच्चे होते हैं ना, दिल्ली में साउथ एक्स में बच्चे ऐसे होते थे, पेरेंट्स मर्सिडीज में छोड़ के जाते थे, एक दिन मैंने डांट दिया तो पेरेंट्स ने आके बोला सर पढ़े पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े, घर पे वो दिमाग खा लेता है, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन करा दिया है, तो उसकी टेंशन मत करो, बिजनेस सब कुछ है। तो मैंने उस दिन से उनको प्यार से बैठाना चालू कर दिया, कान में लीड लगा दी, भाई तू सुन, जो मस्ती करनी है कर, ठीक है, डिस्टर्बेंस किसी दूसरे बच्चे को मत करियो, मुझे मत करियो, खूब तू गाना सुन, जो देखना है अपने मोबाइल में देखना है देख, मुझे तो डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का कुछ है तो मैं एकदम लीड कान में खुद लगाऊंगा, पीछे बैठाऊंगा और मस्त जो करना है कर। नहीं आएगा, पर अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज, मतलब मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं छोटी सी चीज, छोटा सा कल याद कराया है, वो तू आज बता ही नहीं पाएगा। चलो खैर ठीक है, तेजी सुनना तेजी से, ठीक है। इसके बाद हम आ गए थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कल आप पढ़ के आओगे, यानी लास्ट में, आज मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूं, कल मैं पूछूंगा मैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं तो मैंने कहा था किडनी के दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। किडनी की पोजीशन की बात करते हैं तो मैंने कहा था 12वें नंबर की थोरैक्स और तीसरे नंबर की लंबर के बीच में मिलती है, ठीक है। डोर्सल इनर वॉल, डोर्सल क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल, पीछे की साइड में जो इनर वॉल होती है उसके कनेक्ट होती है। अगला मैंने बताया था कि रेट्रोपेरिटोनियल होती है, क्योंकि पेरिटोनियम एक लेयर होती है जिसमें सारे ऑर्गन होते हैं, उनके बाहर होती है किडनी। रेट्रो पीछे, पेरिटोनियम के पीछे होती है, याद आ गया। फिर मैंने बेसिक बात बताई थी, किडनी के अंदर पैरामिड होते हैं, जिसको, क्योंकि मेडुला में होते हैं इसलिए इनको मेडुलरी पैरामिड बोलते हैं, ठीक है, मेडुलरी पैरामिड बोलते हैं। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला में मिलता है इसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी, क्लियर बिल्कुल, बर्टेनी के कॉलम, ठीक है, मेडुला के अंदर होते, मेडुला के बीच में होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। अगर मेडुला की बात करूं, ठीक है, सॉरी पिरामिड की बात करूं, जो मेडुला में होते हैं उनको इसलिए मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, 8 से 12 हो सकते हैं। इन पिरामिड के अंदर लगे होते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कुछ पार्ट तो कॉर्टेक्स में होता है, कुछ पार्ट मेडुला में होता है। कॉर्टेक्स में जो होता है उसको हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। मोस्टली कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेंडले मेडुला के अंदर आ जाते हैं, यहां तक कोई डाउट था, पक्का। फाइनली इसके बाद हम आ गए थे कि सारे के सारे नेफ्रॉन, ठीक है, एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं और कई कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जो मेडुला से माइनर कैलेक्स में एंटर करते हैं, छोटे छोटे माइनर कैलेक्स, 3-4 माइनर कैलेक्स हो सकते हैं एक मेजर कैलेक्स के अंदर। फिर वो सारे मिलकर के एक बड़ा सा मेजर कैलेक्स बनाते हैं और मेजर कैलेक्स एक कॉमन स्पेस में खुलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस, ठीक है। किडनी की एक सिंगल ओपनिंग होती है उसको हाइलम बोलते हैं, उसी से पेल्विस एक डक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको यूरिटर बोलते हैं। यूरिटर वहां से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आती है, ये एकदम क्लियर था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात हम आ गए थे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर मैंने बताया था नेफ्रॉन को हम यूरिनिफरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल। लगभग दोनों किडनी के अंदर, ठीक है, 2 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी यूरिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो किडनी की इकाई यानी यूनिट है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, आउटर मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया था जो एनसीईआरटी ने, एक तो बंच ऑफ कैपिलरी, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी भी बोल सकते हो उसको, मतलब गुच्छा है, इसका मतलब गुच्छा होता है। कैपिलरी का एक बंच है, नेटवर्क है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो एक कैप्सूल पर रखा होता है, इस कैप्सूल को वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, क्लियर बिल्कुल।
अगर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं, ट्यूबुलर पार्ट कहां से स्टार्ट होता है? वुमेन्स कैप्सूल से। वुमेन्स कैप्सूल एक छोटी सी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में खुलता है, उसको पीसीटी बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। कन्वोलेशन का मतलब होता है कॉइल्ड। फिर वो एक यू शेप ट्यूब में खुलता है, लूप ऑफ हेनले। फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब जो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन डक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आके ओपन कर सकती हैं। कोई डाउट? यहां तक क्लियर था? मैंने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाने के लिए बोला था, बना लाए थे। थोड़ा जगह छोड़ने के लिए मतलब पहले थोड़ी जगह छोड़ देना, ठीक है? ठीक है, चलो अब इसके बाद अब वुमेन्स कैप्सूल, अगर मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, मालपिगिन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स से स्टार्ट होता है। मालपिगिन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरी एंड वुमेन्स कैप्सूल। क्लियर? बिल्कुल। यानी वुमेन्स कैप्सूल और कैपिलरी का बंच यानी ग्लोमेरुलस को मिला दिया जाए तो उसको मालपिगिन बॉडी या मालपिगिन कॉर्पसल्स या रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं। तीनों ही नाम एनसीईआरटी में लिखे हैं। क्लियर? बिल्कुल। मालपिगिन बॉडी भी लिखा है, मालपिगिन कॉर्पसल्स भी लिखा है और रीनल कॉर्पसल्स भी लिखा है आगे, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल। अब उसका डायग्राम फटाफट ड्रॉ कर लो। डायग्राम के अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है, बंच ऑफ कैपिलरी दिखाना है आपको यहां पर। इसमें एक एफरेंट 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 आर्टेरियोल होता है। एफरेंट का डायमीटर कम या ज्यादा? एफरेंट का डायमीटर हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर? बिल्कुल। इफरेंट का डायमीटर हमेशा कम होता है। इस डायमीटर डिफरेंस की वजह से ही अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। इट इज द बंच ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी का एक बंच है, नेटवर्क है। तो मेरी बात समझ तो रहे हो ना? ड्रॉ कर पा रहे हो ये? और सारी की सारी कैपिलरी किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को, हम रेस्पिरेशन में भी ये चीज पढ़ चुके हैं। और फाइनली हमने बात की थी, ये किसके ऊपर होता है? एक खास टाइप के स्ट्रक्चर पर लगा होता है। इस खास टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? वुमेन्स कैप्सूल। अगर वुमेन्स कैप्सूल के अंदर देखें, मतलब पूरा का पूरा वुमेन्स कैप्सूल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बनता है, पर अंदर की साइड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये खास टाइप के होते हैं, छोटे छोटे पोर बनाते हैं। क्या बोलेंगे इनको? पोडोसाइट्स। ऐसे सेल जो पोर बनाते हैं। सर पहली बार सुन रहे हैं सेल भी पोर बनाते हैं? भाई दो सेल के बीच के गैप में तो पोर बन जाता है, पर सेल थोड़े ना पोर बनाएंगे। यस, उसका एक खास टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उस खास टाइप के स्ट्रक्चर की वजह से गैप जनरेट होता है और वो गैप एक्चुअल में पोर बनाता है। इसलिए इन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को हम पोडोसाइट बोल देते हैं। क्लियर? बिल्कुल। जबकि बाहर की साइड में जो सेल्स हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ही है। समझ रहे ना? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ही है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ही है। यहां तक कहानी समझ में आई? अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर जो डिफ्यूजन हो रहा है, उस डिफ्यूजन में कितने लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डिफ्यूजन में? क्योंकि भाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है तो इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी तो होगी, होगी नहीं होगी? हाँ भाई, इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी यहां पर, ये ठीक है, इनकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी यहां पर, आपस में फ्यूज कर जाएंगे, मतलब लाइक चिपके हुए होंगे बिल्कुल, ठीक है? गैप दिखा दिया है मैंने, तो ये समझ में आ गया कि इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पर होगी, लगी होगी, ठीक है? तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर कितने होंगे आपसे पूछा जाए तो? नंबर ऑफ
डिफ्यूजन लेयर कितने हैं भाई? 3 है। कौन कौन से हैं? सिंपल स्क्वैमस ऑफ एंडोथेलियम, कोई डाउट नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोई डाउट नहीं है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, पोडोसाइट, वो भी सिंपल स्क्वैमस ही है, पोडोसाइट ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। जहां से ब्लड एंटर कर रहा है, एफरेंट, ए मतलब एंटर करना, एफरेंट आर्टेरियोल, जहां से निकल रहा है, ई मतलब एग्जॉस्ट, कहते हैं एग्जॉस्ट लगाओ, एयर को बाहर निकलने दो, निकलने के लिए ईफरेंट, एग्जॉस्ट मतलब ईफरेंट आर्टेरियोल, ईफरेंट आर्टेरियोल। भाई एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है, ईफरेंट से जा रहा है, और इससे मिलके बन रहा है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और नीचे क्या है? वुमेन्स कैप्सूल। दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है? मालपिगिन बॉडी या मालपिगिन कॉर्पसल्स या रीनल कॉर्पसल्स बन रहा है। ठीक है, अगर मैं वॉल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल की बात करूं तो वो वॉल ऑफ वुमेन, यहां लिख देता हूं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक बाहर की साइड या अंदर की साइड दिखा दो, इधर बाहर दिखा दो, इनर और आउटर, इनर, ठीक है, इधर आउटर। भाई अंदर किस टाइप के सेल दिख रहे हैं इनर साइड में? ठीक है, पोडोसाइट, पोडोसाइट, ठीक है, अंदर दिख रहे हैं आपको। अच्छा, अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? विसरल लेयर या पैराइटल लेयर? किसी भी ऑर्गन की जो अंदर वाली लेयर होगी विसरल, बाहर वाली पैराइटल। इसमें तो कोई डाउट आपको है ही नहीं। अंदर जो सेल्स हैं इनको क्या बोलोगे? पोडो, पोडोसाइट्स। जबकि बाहर वाली लेयर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर पोडोसाइट की बात की जाए तो इनका भाई स्ट्रक्चर एक खास टाइप का है। जैसे मान लो ये सेल है, इसमें कैसे छोटा सा पेडिसेल्स निकला हुआ है, प्रोसेस, ये ऐसी सेल होती है। दूसरी सेल भी ऐसी होगी, सेल्स होगी, छोटा सा उसमें प्रोसेस निकला होगा, पेडिसेल्स। ऐसे ही तीसरी लेयर होगी, छोटा सा पेडिसेल्स निकला होगा, प्रोसेस। ऐसे अरेंज होती हैं सारी की सारी, पूरी एपिथेलियम बनाती हैं। इसी एपिथेलियम में, इसी लेयर में ये पूरी एक लेयर बन रही है। अगर नीचे देखोगे ना तो ऐसे ये इनका पेडिसेल्स यहां पर निकला होगा, ऐसे, ठीक है, इनका पेडिसेल्स यहां पर होगा ऐसे, ठीक है। यानी तुम ध्यान से देखोगे इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि बीच में एक पोर बना रही है, नहीं गैप बन गया बीच में, गैप, ये गैप, ये गैप एक तरीके से चलनी का काम करता है, जैसे आटा छानने की चलनी होती है ना, बीच में पोर बन जाते हैं, तो बस कुछ पोर टाइप के बन रहे हैं, आप समझ रहे हो। इनको बोलते हैं पोडोसाइट, जिसमें छोटे छोटे प्रोसेस हैं, पेडिसेल्स निकले हुए हैं, आप समझ रहे हो, जिनसे फिल्ट्रेशन, सिल्ट, सिल्ट मतलब पोर होता है, नहीं आया क्या? ये छोटा सा पोर बनना है, इसको आप क्या बोल सकते हो? फिल्ट्रेशन
सिल्ट है ना, SLIT होगा, ये होगा ना, SLIT सिल्ट होगा, या पोर भी बोल सकते हो। सिल्ट का मतलब स्लिट या सिल्ट जो भी है, ठीक है, पोर भी बोल सकते हो, मतलब वो गैप जहां से कोई चीज फिल्टर हो सकती है। तभी तो भाई ग्लूकोज का साइज छोटा होता है, निकल जाएगा पूरा, समझना मेरी बात। प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, नहीं निकलेंगे। कॉर्पसल्स का साइज इससे बड़ा होता है, नीचे नहीं निकलेंगे। प्लाज्मा लगभग लगभग सारा निकल जाएगा एक्सेप्ट प्रोटीन। प्लाज्मा भाई दो चीजें होती है ना ब्लड में, ब्लड कॉर्पसल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट तो नीचे नहीं आएंगे, पर प्लाज्मा पूरा नीचे आ जाएगा एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन। प्रोटीन नीचे नहीं आएंगे क्योंकि प्रोटीन का साइज थोड़ा बड़ा होगा इन पोर के साइज के। समझ रहे हो ना बेटा, पहली बार आए हो क्या? नहीं, ठीक है, बस यहां तक कोई डाउट है ना? बस आपको ऐसे बच्चों तो नहीं फर्स्ट उसकी क्लास हो? ठीक है, हाँ बस वही डर लग जाता है, फर्स्ट क्लास में गड़बड़ हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, तो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो बस सिंपल, उसके पास एपिथेलियल टिश्यू है। हाँ बेटा बता। ब्लड में दो चीजें होती हैं, 55% प्लाज्मा, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। जब डालोगे ब्लड को इस चलनी में तो फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे नहीं आएंगे, प्लाज्मा आएगा, सिर्फ प्लाज्मा। पर प्लाज्मा में ऐसा क्या है जो इन पोर साइज से बड़ा है? प्रोटीन। पूरा प्लाज्मा आ जाएगा एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन नीचे नहीं आएंगे। आई या नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई है। बता क्या पूछ रही है? क्या नया पूछा इसने, बता। चलो हाँ, बेस भाई एपिथेलियल टिश्यू है तो उसके नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ये तुझे क्या लग रहा है दो लेयर है ये दो लेयर? वो अलग है, इसको निकालोगे ना, निकाल के अलग कर लो। ये आ गया बाहर बोमेंस कैप्सूल, सॉरी वो कैपिलरी का बंच, ये बोमेंस कैप्सूल है, उठा के ये अंदर रख दिया मैंने। तो इसकी भी नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी ना। हाँ दो, एक तरीके से वो कैपिलरी उल्टी लगी होती है, या मानो ये इस तरीके से होते हैं, ये नीचे होंगे, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर होगी, दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और कोई ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? तू बात ही करता रह जाएगा, वो सिलेक्शन लेके निकल लेंगे, तू बाद में डुगडुगी बजाएगा। मैं मजाक मजाक नहीं कर रहा हूं, तू वास्तव में ऐसे ने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो यारी दोस्ती के अंदर रहते हैं और बाद में फिर सर पटक के रोते हैं। कॉम्पिटी हाँ, जिस तेरा दोस्त नहीं है, इट इज अ कॉम्पिटिटर। भाई सीट ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त है, भाई इस दोस्त को मिल गई तो मुझे मिल जाएगी, हम दोनों दोस्त दोस्त हैं भाई, उसको दे रहे हो तो मुझे भी दो, हम दोस्त हैं, साथ पढ़े हैं, साथ ही में एमबीबीएस में जाएंगे, ऐसा होगा क्या? समझ गया ना? और सबसे बड़ा दुख सिलेक्शन ना होने का नहीं होता, दोस्त के सिलेक्शन हो जाने का होता है, खुद का जब ना हो तो आदमी मतलब जीते जी मर जाता है, ये हालत होती है, मतलब सहन नहीं कर पाएगा। तो सोचो, समझ में आए? रियलिटी बता रहा हूं, अगर दोस्त का सिलेक्शन हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारी जो हालत होगी ना। हाँ अगर तुम्हारा नहीं हुआ, दोस्त का भी नहीं हुआ, तो दोनों मिलकर खुशी मनाएंगे, पार्टी करेंगे। सच्चाई है ये बिल्कुल। इसलिए कह रहा हूं एक्चुअल में सब कॉम्पिटिटर हो एक दूसरे के, समझ रहे हो? तो बस कंपटीशन के अंदर उसको पॉजिटिव वे में लो, बस और कुछ नहीं है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ बेटा बोल। हाँ इसका डायमीटर लार्ज होता है जिससे ज्यादा ब्लड एंटर कर पाए। भाई अगर ये नेचर नहीं बनाती तो फिल्ट्रेशन ही नहीं होता। भाई ये बोतल है या कोई थैली है, उसमें तूने पाइप लगा दिया बड़ा समर का, और छोटा सा पाइप निकलने के लिए लगा दिया, पानी बहुत तेजी से आएगा पर उतनी तेजी से पानी निकल नहीं पाएगा, तो एक प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर ही तो फिल्टर करा रहा है। अगर ये नहीं होता, ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, तो फिल्ट्रेशन ही नहीं होता। आप समझ पाए नहीं समझ पाए? आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये डायग्राम बनाने के लिए बोला था सबको। सोते रहते हो,
वो बतिया लिया, उससे बातें कर ली, सब कुछ हो गया, तुम लिख ही नहीं पाए अभी तक। साथ साथ बनाया करो, अगर स्पीड स्लो है तो साथ साथ बनाया करो। हाँ देख, ये तो पॉजिटिव है, वो हेट्रोजाइगस है, तो मैंने कॉम्बिनेशन निकाल के बताया था हेट्रोजाइगस वाला। ठीक है, हस्बैंड अगर हेट्रोजाइगस हो और ये पॉजिटिव हो तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा? 50-50 का कॉम्बिनेशन आएगा। 50-50 का चांस है, परसेंटेज होगी ना। यहां तक हुआ नहीं हुआ? ये डायग्राम बना के लाए थे। अब हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बेटा बोल। नहीं लिखा? उसने लिखा, लिखा उसको। देखो, ये आपको पता है, क्या पता है सर? इसमें कॉर्टेक्स भी होती है और मेडुला भी होती है। अगर मैं कॉर्टेक्स और मेडुला को डिवाइड करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं ना। मान लो मोस्टली पार्ट ये ऊपर वाला क्या हो गया, कॉर्टेक्स, और नीचे वाला क्या हो गया, मेडुला। चलेगा क्या? ये तो गई कॉर्टेक्स, नीचे क्या हो गई, मेडुला। डायग्राम में ऐड कर लो। ठीक है भाई, एफरेंट आर्टरी इफरेंट आर्टरी में तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, ग्लोमेरुलस, इसमें कोई डाउट है नहीं। इन दोनों के मिलने से जो बन रहा है मालपिगिन बॉडी, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, ये भी आप जानते हो कि लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग है, जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग है। ये डिसेंडिंग है फिर असेंडिंग है, फिर कॉइल्ड पार्ट बनता है, डीसीटी बोलते हैं, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब बोलते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू इसी में ऐड कर दूं, मान लो इसी में ऐड कर दूं, तो कर दूं क्या? तो अगर मैं आपको बोलूं कि वुमेन्स कैप्सूल में किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू नहीं होंगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट? अगर आपसे कहूं लूप ऑफ हेनले में एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, एक असेंडिंग, डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, नहीं आया क्या? तो डिसेंडिंग वाले पार्ट के अंदर मोस्टली कौन से एपिथेलियल टिश्यू होंगे? अगेन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट? डिसेंडिंग में भी यही होंगे। अंतर कहां आएगा? असेंडिंग। अगर असेंडिंग वाले पार्ट की बात करूं, असेंडिंग वाले पार्ट की बात करूं, समझना, असेंडिंग वाले पार्ट की बात करूं और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब की बात करूं, तो इनमें किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगे जरा बताओ? सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट? पर अगर पीसीटी की बात करूं तो यहां क्यूबेडल होंगे, पर खास टाइप के क्यूबेडल होंगे। समझना मेरी बात, क्योंकि पीसीटी किससे मैक्सिमम फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो पीसीटी के अंदर क्यूबेडल होंगे, पर ब्रश बॉर्डर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। ब्रश बॉर्डर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे बेटा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होंगे, क्यूबॉइडली। पीसीटी में कैसे होंगे? ब्रश बॉर्डर। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट? अब बताओ, कोई डाउट?
अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट में पूछूं, कलेक्टिंग डक्ट में किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगे? अगेन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी सिंपल क्यूबोइडल डीसीटी में भी होंगे, सिंपल क्यूबोइडल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी होंगे, सिंपल क्यूबोइडल कलेक्टिंग डक्ट में भी होंगे। पर हाँ, ये सब क्यूबोइडल हैं, ध्यान रखना, ये इधर सब क्यूबोइडल दिखाए मैंने, इधर स्क्वैमस दिखाए। स्क्वैमस सिर्फ दो ही जगह होंगे। कहां कहां होंगे स्क्वैमस? दो ही जगह, वुमेन्स कैप्सूल और, आप समझ में आया नहीं आया? इधर मैंने स्क्वैमस को दिखाया है, इधर मैंने क्यूबोइडल को दिखाया है। पीसीटी में बस ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल है, क्योंकि क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट। आई या नहीं आई? सिंपल। तो नेफ्रॉन के डायग्राम में मुझे तो नहीं लगता तुम्हें कोई डाउट बच रहा है। नेफ्रॉन के डायग्राम में, अब नेफ्रॉन के चारों तरफ तुम्हें दिख रहा होगा एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, दिख रहा है क्या? घना जाल। अगर ये घना जाल नहीं होता तो इसको हम एक टर्म यूज करेंगे, क्योंकि सारे टिब्यूल्स के चारों तरफ क्या है? यहां पर कैपिलरी। टिब्यूल्स के चारों तरफ अगर आपको कैपिलरी देखने को मिल रहे हैं तो क्या बोलोगे उसको? टिब्यूल की पेरीफ्री पर मिलने वाले कैपिलरी, यानी पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। नहीं आया क्या? टिब्यूल की पेरीफ्री पर मिलने वाले कैपिलरी मतलब पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। आई या नहीं आई? क्लियर है बिल्कुल? तो ये सारे के सारे पेरीटिब्यूलर कैपिलरी ही हैं जो टिब्यूल के चारों तरफ नजर आ रहे हैं। बट अगर लूप ऑफ हेनले के अराउंड इन पेरीटिब्यूलर कैपिलरी का डेंस नेटवर्क मिलता है, तब इन पेरीटिब्यूलर कैपिलरी को ही, अलग से किसी को नहीं, इन पेरीटिब्यूलर कैपिलरी को ही हम क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। कोई डाउट? तो एक्चुअल में वासा रेक्टा है क्या? इट इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ पेरीटिब्यूलर कैपिलरी अराउंड लूप ऑफ हेनले। बस ये समझना है आपको, सब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही है सब, ठीक है। पर अगर डेंस नेटवर्क नहीं है तो उसको वासा रेक्टा नहीं बोलोगे, है पर डेंस नहीं है तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। इट इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। कहां पर है? अराउंड लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। कोई डाउट? तो वासा रेक्टा क्या है? इट इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी विच प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हेनले। तो मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है। बाद बाकी का कॉमनली आप इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही बोलो, ठीक है। डेंस नेटवर्क नहीं है तो ये सब ऊपर क्या, ऊपर वाला पार्ट तो भाई ये तो नीचे है ना, ऊपर सब क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। नहीं आई भाई? ऊपर वासा, ऊपर लूप ऑफ हेनले थोड़ी ना है, ये तो सब पेरीट्यूबुलर ही है। नीचे नीचे इसको वासा रेक्टा बोलोगे अगर डेंस है, तो सारे के सारे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, नाम में छुपा हुआ है। पेरीफ्री पर मिलने वाले कैपिलरी, टिब्यूल की पेरीफ्री पर मिलने वाले कैपिलरी मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा बोल। देखो समझो, ये अंदर जो एंटर कर रहा है आर्टेरियोल, ये आर्टरी का एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3। जब भी हम आर्टेरियोल की बात करते हैं, वेन्यूल की बात करते हैं, आर्टरी की बात करते हैं, वेन की बात करते हैं, सिर्फ साइज का अंतर होता है। आर्टरी का साइज बड़ा होता है, आर्टेरियोल का साइज छोटा होता है, दोनों में 3 लेयर होती है। वेन का साइज बड़ा होता है, वेन्यूल का साइज छोटा होता है, 3 लेयर होती है। समझ में आ गया? और जब कैपिलरी टर्म आ गया, एक लेयर, सिंगल लेयर एंडोथेलियम। समझ में आया? तो नो कंफ्यूजन, आर्टेरियोल और कैपिलरी एक ही चीज नहीं होते। समझ गए ना? 3 लेयर आर्टेरियोल में होते हैं, कैपिलरी में सिर्फ एक लेयर होती है। कैपिलरी डिफ्यूजन के लिए बनाई गई है, आर्टेरियोल आर्टरी डिफ्यूजन के लिए नहीं, ओनली कंडक्शन के लिए बनाए गए, ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये ध्यान रखना। और कोई डाउट है?
लूप ऑफ, अच्छा वो तो है, हाँ वो मैं आगे बता दूंगा, आगे का है, ठीक है, वो अभी मैं उसमें बताऊंगा आगे जाकर के, वो आगे तो अभी बेस मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं, पहले टिश्यू समझो, वो थिन थिक सेकंड है। अरे इतना समझ ले कि डिसेंडिंग पार्ट होगा तो उसके अंदर ये होंगे, असेंडिंग पार्ट होगा तो ये होंगे, ठीक है, एक कॉमन लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी भी ऐसी लिख रही है, और उसको और स्पेसिफाई मैं आगे करूंगा ना, पहले एबीसीडी सीख लो, सेंटेंस बनाएंगे और क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना होगा सर पहले वो लिखाया था अब ये, और स्पेसिफाई का मतलब असेंडिंग में भी थिन और थिक हो सकते हैं, अगर असेंडिंग के अंदर थिन है तो सिंपल स्क्वैमस ही होगा, ठीक है, वो क्यों नेचर ने, क्योंकि अंदर नेचर को डायमीटर कांस्टेंट रखना था, वो मैं बताऊंगा आगे स्टेप बाय स्टेप। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम बताने की जरूरत है फिर से क्या, हो गया ना, अरे हाँ या ना। अब ये कोई पूछ सकता है कि मतलब पैसेज, रास्ता क्या है यूरिन का, ये तो एक क्वेश्चन आते हैं, एक रास्ते पे क्वेश्चन आता है और एक ब्लड के पैसेज पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो रास्ता तो आप अपने आप लिख ही लोगे, लिख लोगे या लिख लोगे, अरे हाँ या ना। कलेक्टिंग डक्ट के से चालू करो, कलेक्टिंग डक्ट में चीजें पहुंच चुकी हैं, ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, यूरिन की बात चल रही है, तो कलेक्टिंग डक्ट से फिल्ट्रेट कहां पहुंचेगा, डक्ट ऑफ बेलेनी, यहां से कहानी चालू होगी, डक्ट ऑफ बेलेनी, डक्ट ऑफ बेलेनी से कहां पहुंचेगा, माइनर कैलैक्स, अच्छा माइनर कैलैक्स से कहां पहुंचेगा, मेजर कैलैक्स, अच्छा इससे कहां पहुंचेगा, क्या बोला, पेल्विस, पेल्विस से कहां पहुंचेगा, यूरीटर, क्या कहीं और, इससे कहां पहुंचेगा, ब्लैडर, इससे कहां पहुंचेगा, क्या बोला, यूरेथ्रा, इसमें तो मुझे याद हो गया होगा आपको। अच्छा आप जानते हो हार्ट से क्या निकलती है, एओर्टा, एओर्टा, एओर्टा से बनती है रीनल, रीनल आर्टरी, बेन कैसे बन जाएगी पहले, आर्टरी, आर्टरी से क्या बनेंगे, आर्टेरियोल, छोटे छोटे ब्रांच आर्टेरियोल, कौन से आर्टेरियोल, एफरेंट या इफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, अच्छा एफरेंट आर्टेरियोल किस में कन्वर्ट होंगे जरा बताओ, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से क्या निकलेगा, इफरेंट आर्टेरियोल, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर ध्यान रखना एक लौता एक्सेप्शनल केस है, सिंगल एक्सेप्शनल केस है जहां आर्टेरियोल कैपिलरी फिर आर्टेरियोल, तो ऐसा नहीं होता, आर्टेरियोल कैपिलरी फिर वेन्यूल बनते हैं, पूरी बॉडी के अंदर आर्टेरियोल कैपिलरी फिर वेन्यूल बनते हैं, जानते हो ना भाई, कैपिलरी के बाद वेन आते हैं, पर ये एक लौता अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है जहां आर्टेरियोल और आर्टेरियोल के बीच में कैपिलरी मिल रही है, ऐसा नहीं होता बॉडी के अंदर, लौता एक्सेप्शनल केस है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल, नहीं आई, आ गई, इफरेंट, अच्छा इफरेंट आर्टेरियोल फाइनली किसमें खुलेगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, क्या बोलेंगे इसको, पेरी, पेरी टिबुलर कैपिलरी, हाँ यही कैपिलरी आगे जाकर के हो सकता है क्या बनाते हैं, वासा रेक्टा, हाँ अब वासा रेक्टा या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के बाद जो बनेगा वो बनेंगे रीनल वेन्यूल, रीनल, हाँ भाई, अब वेन्यूल से क्या बनेगा, रीनल वेन, भाई वेन कहां खुलती है आगे फाइनली जाकर के,
ऑल वेन कहां खुलती हैं? इंफीरियर वेना के बाद जो हार्ट में खुलती है। फाइनली मैं हार्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऑल वेन ओपन इनटू हार्ट। ये कहानी समझ में आई नहीं आई? हार्ट से फिर कहानी चालू हो जाएगी। ये पूरा सर्क्यूलेटरी सिस्टम और पूरा का पूरा यूरिन का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाओगे, हाँ या ना? जब भूल जाओगे कल तक। तभी मैं कहता हूं क्वेश्चन लगाओ। कभी कभी क्या होता है, थ्योरी तो आप पढ़ लेते हो, जब क्वेश्चन आते हैं तो तुम अपना जो स्टैंडर्ड याद किया वो लगाने की कोशिश करते हो। जब वो चीज नहीं मिलती तुम घबरा जाते हो, वो ये क्या क्वेश्चन है। अब तुम्हें तुम्हें कंसेप्ट पता है, तो मैं बात करूं कंसेप्ट की, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की कहता हूं मैं। अब तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट को लगाओ, ठीक है। क्या मतलब बीच में दो तीन चीजें गायब कर दे, वो शॉर्ट दे दे, तो क्या सिक्वेंस आनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आर्टरी की बात जरूर थोड़ी ना, कि समझ रहे हो ना, आर्टरी के बाद एफरेंट आर्टरी, आर्ट्रियोल दे दे, एफरेंट टर्म ना दे वो, ठीक है। एफरेंट दे तो एफरेंट लगा दो, पर हमेशा आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी, फिर आर्ट्रियोल ही आएगा, वेन्यूल नहीं आएगा। हो सकता है वेन्यूल गायब कर दे सीधे सीधे, सॉरी आर्ट्रियोल गायब कर दे, इफरेंट वाला सीधे सीधे वेन्यूल दे दे। वो डिपेंड करेगा पूछा किस तरीके से, उनमें से बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो आपने कंसेप्ट एकदम दिमाग में सेट किया है। तभी तो क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, खाली थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा भाई। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं लगाओगे, उस थ्योरी की एप्लीकेशन नहीं समझोगे, क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है नहीं समझोगे, चारों ऑप्शन सही होंगे तो मोर करेक्ट कैसे छाटना होगा, चारों गलत होंगे तब मोर करेक्ट कैसे छाटना होगा, एक से ज्यादा दो सही होंगे तब मोर करेक्ट कैसे छाटना होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, समझ रहे हो। जो आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होंगे घुमा के दे देगा, तो कैसे आपको सॉल्व करना है ये प्रैक्टिस से आएगा, थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन इन अवर बॉडी। भाई हमारी किडनी में दो प्रकार के नेफ्रॉन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा नेफ्रॉन जो होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। कॉर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मोस्टली पार्ट कहां होता है, कॉर्टेक्स में। और एक होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, मेडुलरी का मोस्टली पार्ट कहां होता है, मेडुला में। अभी इस समय नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो, प्रॉपर पानी मिल रहा है पीने को, प्रॉपर एसी लगा हुआ है, कोई नहीं कोई नहीं, प्रॉपर एसी लगा हुआ है, तो इतना वाटर लॉस नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा ना। ऐसी कंडीशन के अंदर जब वाटर लॉस नहीं हो रहा, तो आपके इमरजेंसी वाले नेफ्रॉन काम नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हैं। इस समय कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम कर रहे हैं। अभी आपको साइकिल चलानी पड़ जाए, समझ रहे हो, कल एक दो दिन पहले एक बच्चा आया था, ऊपर हॉल में देखा होगा, हाँ व्हाइट शर्ट पहन के, हाँ मतलब भाई 40-50 किलोमीटर साइकिल चला के आया था वो, कितना 41-45 के आसपास, हाँ बच्चे बता रहे थे, वही बता रहे थे, कोई गांव है, ठीक है। कल मैंने उसकी स्टोरी भी बनाई थी छोटी सी, ठीक है, मतलब फिर मैंने सबको बताया उसके बारे में, तो सभी लोग इमोशनली हुए थे, ठीक है, सब पूरी टीम को बताया बच्चा भाई, तो उसको मैंने मंथन दिलवा दिया उसको, मतलब ऐसे ही, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोगों ने हेल्प भी कर दी, जो हो जाए ठीक है, नहीं हो सकता है कि क्योंकि बच्चों ने बताया हाँ रियल घटना है, ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया। तो इतना है कि मतलब बच्चा कर तो मेहनत बहुत रहा है यार, मतलब और बिहार में बच्चा जो है ना यहाँ का, मतलब बहुत ज्यादा ही है यार। वो जैसे अब दिल्ली के बच्चों को एसी ना मिले तो मतलब समझ रहे हो ना, उनसे घबराहट होगी, पढ़ नहीं पाएंगे। और हाँ मैं सबकी बात नहीं कर, दिल्ली में ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत खतरनाक मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, झुग्गियों में रहते हैं, समझ रहे हो, उनसे भी मैं मिला हूं जाकर के, ऐसा नहीं, पर मैं मोस्टली मोस्टली और पटना में भी ऐसे बच्चे हैं जो बिना एसी के मर जाएंगे, समझ रहे हो। मैं मोस्टली की बात करता हूँ, मोस्टली मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, हर जगह भरे पड़े हैं हर तरीके के बच्चे। पर इधर थोड़ा सा जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है यहाँ का, फिर क्लाइमेट, इस वजह से दिक्कतें हैं यहाँ पर, ठीक है, जो रीजन। जबकि एक समय पे तक्षशिला जब हुआ करता था, तो सोचो मतलब ये सबसे सोना गोलने वाली जगह थी ये, आप पता है आपको ये वाली बात, पुरानी हिस्ट्री देखो, तक्षशिला यही ऐसे थोड़ा बनाया गया था, सब चीजें थी, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का अगर पार्ट था तो ये वाला पार्ट था, ठीक है। वो समय समय पर जियोग्राफिकल चेंज होते हैं, परिस्थितियां चेंज होती हैं, ठीक है। अब आगे जाने वाले टाइम पर जहां अभी बर्फ दिख रही है वहां डेजर्ट होंगे, और जहां डेजर्ट है तो हो सकता है वहां पर आपको समुद्र नजर आ रहे हो, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होते हैं, ये आपको पता ही है, प्लेट्स चेंज होते हैं, जियोग्राफिकल चेंज होते रहते हैं, वो तो इवोल्यूशन का कंसेप्ट ही है, पढ़ाएंगे इवोल्यूशन में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कहाँ थे हम लोग, हाँ चलो वो समझ में आ गया वाली बात, ठीक है। तो बस ये है कि मेहनत तैयार कर रहे हैं बच्चे यार, तो ठीक है, तो तुम लोग ऐसी मेहनत करोगे तो उसे कचड़ा हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है, मैं तुझे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हो सकता है तो जैसे बहुत सारे बैठे हो तेरे जैसे,
अभी पकड़ में तू आया है, ठीक है, कल और देखते हैं कौन कौन है, ठीक है, पर कल ध्यान रखना, कल पहले तुझसे ही स्टार्ट करूंगा, और पूरी, चाहे तू बैठ पाए, खड़ा हो पाए, ना हो पाए, तो मुर्गा लेकिन जरूर बनेगा। प्रैक्टिस करके आइयो, अगर तू अगर नहीं मतलब याद कर पा रहा है तो घर पर प्रैक्टिस करके आइयो मुर्गा बनने की, ठीक है, अगर नहीं याद कर पा रहा है तो कल नहीं चलेगा कुछ भी, परसों आएगा, अगले राउंड पर आएगा। अगर मैं कहीं हर्ट हो जाता हूँ ना, कोई बच्चा कहता है कि ये मैं गायब हो रहा हूं, तो वो और ज्यादा टारगेट बन जाएगा मेरा, कल आ जाइयो, तो फिर परमानेंट टारगेट में चला जाएगा तू, कुछ भी कर ले अब, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में होगे तो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करेंगे, जब आप इमरजेंसी में होगे, जैसे वो बच्चा था इमरजेंसी का मतलब पसीने में लथपथ, ठीक है, तो मैंने कहा भाई तू, अब जा रहा हूं मैं जूस वूस पी के जाइयो भाई, मर जाएगा रास्ते में, अटक जाएगा, सूखा साखा वैसे भी है, साइकिल चला करके इतनी भाई मतलब 50 किलोमीटर में डर जाता हूँ हम लोग, मतलब समझ लो बाइक से भी जाते हैं तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, बाइक से टाइम लगता है, कार से 1 घंटा लग जाता है अगर रोड जरा सी भी सही सलामत ना हो तो, ठीक है, बहुत दूर होता है यार 50 किलोमीटर, ठीक है। तो समझ रहे हो उस समय उसके कौन से नेफ्रॉन काम कर रहे होंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा भी लगाया मैंने आगे, जक्स्टा का मतलब वो नेफ्रॉन में कुछ खास है, कुछ खास है, जक्स्टा लगा हुआ है, यानी कुछ खास प्रकार के सेल हैं जिनको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं, ऐसे नेफ्रॉन जिसमें जक्स्टा लगा हुआ है, कुछ खास टाइप के सेल हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल हैं, और उस नेफ्रॉन की मैक्सिमम जो पार्ट है वो मेडुला में है, इसलिए नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, जक्स्टा सेल मिलने की वजह से उसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस बोलते हैं। आखिर है क्या, ये कितने परसेंट होते हैं, कैसे होते हैं, कब काम करते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक डायग्राम तो बना पाओगे क्या, सिंपल सा डायग्राम है, एक कलेक्टिंग डक्ट बना लो, इतने में आ जाएगा, एक कलेक्टिंग डक्ट बना लो, ऐसे बना लोगे मेरे साथ साथ, बना लिया, हाँ या ना। अब नेफ्रॉन की अगर बात की जाए, इसी से बना देते हैं, देखो यहां पर तो सिंपल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा, एक ऐसे ग्लोमेरुलस होगा, एक ग्लोमेरुलस होगा, ऐसे वुमेन्स, सॉरी पहले वुमेन्स कैप्सूल बना देते हैं, फिर वुमेन्स कैप्सूल में क्या होगा, इस तरीके से पीसीटी होगी, फिर एक छोटा सा लूप ऑफ हेनले होगा, फिर एक डीसीटी होगी, सिंपल नेफ्रॉन जैसे होते हैं, और फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाएंगे, सिंपल नेफ्रॉन है। अगर मैं यहां पर ब्लड वेसल्स की बात करता हूं तो एफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल है, और बंच ऑफ कैपिलरी है। अब इनकी जो ब्रांच होती हैं, ये ब्रांच इन सब के अराउंड नजर आएंगी, नीचे भी नजर आएंगी, पर इसको आप वासा रेक्टा नहीं बोलोगे, कैपिलरी का नेटवर्क, तुम समझ पा रहे हो ना। अगर मैं यहां इसकी बात करता हूं तो यहां कुछ अलग टाइप का सिस्टम देखने को मिल रहा है, यहां पर एफरेंट आर्टेरियोल है, समझना मेरी बात, समझने की कोशिश करना, ये तो है डीसीटी, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब, और डीसीटी किसके अराउंड होगी, यहां पर एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में, समझना एक खास कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पर, खास कॉम्बिनेशन, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल का एक खास कॉम्बिनेशन बन रहा है जो नॉर्मल नेफ्रॉन में हो ही नहीं सकता, समझना मेरी बात। और नीचे क्या होगा, वुमेन्स कैप्सूल, ये ये अब ये पीसीटी होगी इसकी, गहरा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, बहुत बड़ा सा लूप ऑफ हेनले है, साइज बहुत बड़ा है इनका, ठीक है। अगर मैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरी की बात करूं तो समझना, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल मान लो, इनकी ब्रांच निकल गई बहुत सारी, ठीक है, इनकी भी ब्रांच निकल गई,
अब ये मानो सब कैपिलरी के नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, डेंस नेटवर्क ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी विच प्रेजेंट अराउंड, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। यहां अगर बात करोगे तो यहां खास टाइप के सेल्स होते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल में खास टाइप के सेल्स होते हैं जो डीसीटी के संग मिलकर के खास टाइप का एपेरेटस बनाते हैं। इस एपेरेटस को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी एपेरेटस। समझना, ये एपेरेटस आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, जक्स्टा मेडुलरी एपेरेटस, डीसीटी और इस ग्लोमेरुलस के बीच में, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। जो इधर नेफ्रॉन दिख रहे हैं ये कैसे नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी, मेडुलरी क्यों बोला, मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन मेडुला, नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कैसे नेफ्रॉन दिख रहे हैं आपको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ये नीचे तक होते हैं, तो मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन मेडुला। यहां पर इसको आप वासा रेक्टा बोलोगे, वासा रेक्टा, इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ही बोलोगे, वासा रेक्टा नहीं बोलोगे। समझ गए ना मेरी बात, ये तो आप समझ ही रहे हो, डीसीटी है, डीसीटी, ये ग्लोमेरुलस है, हाँ जुड़े हुए हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये अलग समझाएंगे अभी। ये पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, सेम उसमें भी सब चीजें दिख रही हैं। तो इसको आप चाहो पैरेलल क्लासिफाई भी कर सकते हो, जगह है इतनी कि भाई दोनों के अंदर का डिफरेंस की बात करें तो एक लाइन में आप शॉर्ट में लिख देना, एक तरफ तो लिख दो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक लिख दो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी, मेडुलरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन मेडुला, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, दिख रहा है। हाँ भाई, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करते हैं तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन को, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने परसेंट होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये बताओ। बहुत ज्यादा होते हैं, 85%, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में यही काम करते हैं। ये कम होते हैं ओनली 15%, ठीक है, इमरजेंसी में ही काम करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन को कॉर्टिकल इसलिए बोलते हैं, मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। और यहां मैक्सिमम पार्ट कहां प्रेजेंट होगा, इन मेड्यूला। लाइन चाहो तो रिपीट कर लेना, ठीक है, ठीक है। साइज कैसा होगा इनका भाई, बहुत छोटा सा होगा, जबकि कंपैरेटिव लार्ज होंगे। अगर लूप ऑफ हेनले की बात करें तो बहुत छोटा सा, शॉर्ट, ये लॉन्ग है। अच्छा वासा, अच्छा वासा रेक्टा यहां पर नजर आ रहा है क्या, वासा रेक्टा एब्सेंट है कॉर्टिकल में, यहां पर प्रेजेंट है। अच्छा, जक्स्टा मेडुलर, ये एपरेटस है, इसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर, सॉरी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस,
जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस यहां नहीं होता, जबकि यहां पर होता है। अरे आई या नहीं आई? तो ये दो टाइप के नेफ्रॉन आपकी किडनी में देखने को मिलते हैं, इनका अरेंजमेंट समझ में आ रहा होगा। अब मैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के इस वाले एपैरेटस को डिटेल में डायग्राम बना के समझाऊंगा। नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दे रखा है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैक्सिमम पार्ट का मतलब है कि भाई हम जो भाई मेडुला में क्या मिलता है, लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर डीप बहुत बड़ा लूप ऑफ हेनले होता है, तो नीचे तक होता है, डीप तक मेडुला के अंदर। वही वही कॉमन पार्ट तो कॉमन ही है, जो डिफरेंस है लूप ऑफ हेनले के डिफरेंस है, उसमें अंतर ही नहीं होता ना, सारा अंतर इसी का है ना। ठीक है, लेंथ तो इसी की वजह से बढ़ती है, पूरे नेफ्रॉन सब कुछ इसी की वजह से चेंज हो रहा है। और लूप ऑफ हेनली तो मेनली यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, काउंटर करंट में तो इसी का रोल है। हाँ बेटा, मैंने बोला ना, तो वासारक्ता की डेफिनेशन क्या लिखाई अभी मैंने, डेंस नेटवर्क ऑफ, नहीं समझ में, हाईली कॉइल्ड नहीं, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी कॉइल्ड नहीं है यहां पर, डेंस नेटवर्क ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी विच प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हेनले। यहां पर डेंस नेटवर्क नहीं है, यहां पर डेंस, तभी तो मैं तुम्हें हर चीज लिखा देता हूं, तुम जो सोचोगे ना वो पहले ही मैंने ऐड कर रखी है। तो पर बुद्धि लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, तो सब चीजें हैं, तुम जितने घोड़े दौड़ा सकते हो वो सब दौड़ा लो, क्योंकि यहां तक पहुंचने में, समझ रहे हो ना, मैंने इतने स्टूडेंटों से इंटरेक्ट कर चुका हूं, इतने मतलब जबरदस्त जो ओलंपियाड की तैयारी की है, उधर उधर मतलब इंडिया के सारे टाइप के, तो सब टाइप की जो बुद्धियां हैं ना वो एक बार टकरा चुकी हैं मुझसे, तो वो सब चीजें मैंने इसमें ऐड कर रखी हैं। ठीक है, समझ रहे, कोई भी अच्छी चीज बच्चे से निकलती है मेरे नोट्सों में नहीं है तो मैं ऐड कर देता हूँ, और जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, जोर से बोल फिर से। डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है, डक्ट ऑफ बेलिनी कहां से निकलता है, डक्ट ऑफ बेलिनी एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने कॉमन डक्ट बताया था ना, सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बनाते हैं, उसको डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं। जो पैरामिड की एक ओपनिंग होती है, पैरामिड की एक ओपनिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको, मेडुलरी, ना ना ना, एक टर्म मैंने लिखाया था उसके बारे में, रीनल, नहीं नहीं ना, पेपिला, रीनल पेपिला, पेपिला, हाँ वही बोला, ठीक है, पेपिला, ठीक है, पर वो एनसीईआरटी में नहीं है, ये सब टोटोरा की लाइनें थी तो मैंने हटा दी सारी, अब एनसीईआरटी की लाइनें ऐड कर दी हैं सारी की सारी, जिससे क्वेश्चन आएगा। जोर से बोल, डक्ट ऑफ, इसमें जेजी एपरेटस, एपरेटस किस किस के मिलने से बन रहा है, डीसीटी और ग्लोमेरुलस के मिलने से बन रहा है, या डीसीटी अलग है ग्लोमेरुलस अलग है, तो एपरेटस बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि ये एपरेटस तब काम आता है जब कोई इमरजेंसी हो, नॉर्मल केस में इमरजेंसी नहीं होती, तो इसलिए ये नेफ्रॉन काम करते हैं, ये इमरजेंसी जब आती है तब ये काम करते हैं, क्योंकि ये जो एपरेटस बन रहा है, क्लोज प्रोक्सिमिटी बन रही है डीसीटी उसके बीच में, और कैसे काम करता है इसको डिटेल में समझाने वाला हूं मैं, अभी इसी पर आ रहा हूं, बैठो, कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हारे मन का कोई डाउट बचेगा नहीं, इधर कंप्लीट होने दो। हाँ आगे बढ़ रहा हूं बेटा मैं, अरे कितने रह गए, 1 2 3 4, बस 4, इतनी सारी क्लास में 4 बच्चे नेग्लिजिबल हैं भाई, नगण्य, और नेग्लिजिबल को हम काउंट ही नहीं करते, कि काउंट करते हो नेग्लिजिबल को, तो कोई चीज नेग्लिजिबल है छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अपनी तरफ से क्यों तू रिसर्च कर रही है भाई, अभी तो डॉक्टर बन पहले, अभी तो एनसीईआरटी पे रिसर्च कर, जो मैंने लिखाया है उतना ही दिमाग लगा। हमने कॉर्टेक्स की बेस पे बात की है, किसके बेस पे बात की है, मैक्सिमम कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स का मतलब है, देखो ये कंपेरेटिवली इतनी कॉइल्ड नहीं होते, छोटे साइज के हैं, इनका साइज बड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी कॉइलिंग पार्ट जो पीसीटी डीसीटी होगी वो भी बड़ी होगी, पर मेजर टी जो होता है यहाँ पर सारा खेल किसका, लूप ऑफ हेनले का, क्योंकि यूरिन को कंसंट्रेट करने में यही हेल्प करते हैं।
ये तो दी हमने, एक बड़ा एक छोटा है, पर बड़ा हो सकता है वो ऊपर वाले पार्ट में हो, समझ रहे हो। पर यहां बात की है टोटल ऑल ओवर नेफ्रॉन की लेंथ, एक नेफ्रॉन की लेंथ के हिसाब से, ठीक है, लेंथ इसकी ज्यादा है। लूप ऑफ हेनले का सारा खेल है, क्योंकि इमरजेंसी में यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं, तो उसमें लूप ऑफ हेनले का मेनली रोल होता है, ठीक है। मैं उसी पर आ रहा हूं, हेडिंग लिखो फटाफट। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस, फुल पेज हॉरिजॉन्टल। इधर प्रेजेंट लगा है, हाँ। अरे भाई मेरे ताऊ, ये बासा रेक्ट कैपिलरी तो होगी ना, पर इस कैपिलरी को बासा रेक्टा बोल दोगे? अभी मैंने क्या बताई उसको, मैंने, तुम सोते हो सबके सब। क्या डेफिनेशन लिखाई है बासा रेक्टा की? डेंस नेटवर्क ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अराउंड लूप ऑफ हेनले। अगर डेंस नेटवर्क नहीं है तो वो बासा रेक्टा नहीं है। ये डेंस नेटवर्क नजर आ रहा है? यस सर। चश्मा लगवा लो एक बार फिर से। यस सर, ये डेंस नेटवर्क नजर आ रहा है, ये डेंस नेटवर्क नहीं है। भाई तुम घोड़े बेच के सोते हो, क्या करते हो पता ही नहीं। चलो आ जाओ भाई। जक्स्टा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन, कचड़ियां सब पचाए, मतलब सब्जी मंडी में बैठे जाते हो क्या? क्या पार्ट टाइम सब्जी मंडी जॉब है? भाई कंफ्यूजन आएगा। ऑप्शन में होगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस, तुम कंफ्यूज हो गए। मेडुलरी आ गया मतलब नेफ्रॉन की बात कर रहा है, मैक्सिमम पार्ट इन मेडुला। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की बात कर रहा है, तो एपरेटस का मतलब है युक्ति। जक्स्टा सेल और ग्लोमेरुलस के साथ मिलने वाली एक युक्ति, कैसे समझा रहा हूं मैं, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हमेशा ग्लोमेरुलस के साथ होगा, ठीक है। जिसमें नेफ्रॉन कौन से इन्वॉल्व होंगे? मेडुलरी नेफ्रॉन इन्वॉल्व होंगे, समझना मेरी बात। डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। कर रहे हो ना? सबसे पहले डीसीटी दिखाओ। डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। अच्छा, डीसीटी की अगर बात की जाए तो डीसीटी में भी तो सेल्स होंगे अपने, हाँ या ना? ये अपने सेल्स तो होंगे ना डीसीटी के। ये छोटे छोटे, ये क्या, छोटे छोटे नन्हे नन्हे सेल हैं। पर इन सेल का भी एक खास नाम होता है, क्या नाम होता है पता है? मैक्यूला सेल। और ध्यान रखना है यहां पर होगा एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा, इफरेंट का डायमीटर कम। और नीचे क्या मिलेगा? बंच ऑफ कैपिलरी। और इस डायमीटर में बात करते हैं तो एफरेंट आर्ट्रियोल में ही स्मूथ मसल्स के मॉडिफिकेशन से कुछ सेल्स बनते हैं। चिकनी पेशियों के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, क्या बोलेंगे इनको? जे जी सेल। स्मूथ मसल्स के मॉडिफिकेशन से सेल बने जे जी सेल। यस, जे जी सेल्स। कोई डाउट? ये खास टाइप की युक्ति कॉम्बिनेशन होता है इन नेफ्रॉन के अंदर। इसको तो हम बोलेंगे डीसीटी, डीसीटी। इसको तो बोलेंगे डी
DCT, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, ठीक है, इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल या ग्लोमेरुलस बोलो, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ग्लोमेरुलस। इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है यहां पर? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। समझ में आया? इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में कितने टाइप के सेल्स नजर आ रहे हैं? दो टाइप के। एक तो है मैक्यूला सेल, मैक्यूला सेल्स, ये क्या है बेटा? जे जी सेल्स। किसके होते हैं जे जी सेल्स? ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल और जेजी सेल, इन दोनों के मिलने से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन इमरजेंसी में जो फिल्ट्रेट से पानी और आइंस निकल रहे थे उनको वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब करा लेता है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, अब बोलो क्या पूछ रहे हो? हाँ, इसे कहते हैं फुल पेज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं जेजी सेल क्या होते हैं, जेजी सेल क्या है बेटा? जेजी सेल, इट इज अ मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। नहीं आया क्या? मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट, इफरेंट नहीं है, ध्यान रखना है, एफरेंट है। स्मूथ मसल्स का रूपांतरण है जेजी सेल। यहां तक कोई डाउट है? पूरा हो गया। यहां तक कोई डाउट है? अंदर के स्पेस को, इस गैप को भी एक नाम से पुकारा जाता है। क्या बोलते हैं इस गैप को? मैक्यूला डेंसा। जब भी पूछेगा मैक्यूला डेंसा तो ऑप्शन में देगा मैक्यूला ल्यूटिया, और आपको कर देगा कंफ्यूज, आपका उड़ जाएगा फ्यूज, 100% कंफ्यूजन होगा। ल्यूटिया और डेंसा, ल्यूटिया आंखों में होता है, याद आया? मैक्यूला ल्यूटिया आंखों में होता है, ल्यूटिन प्रोटीन के डिपोजिशन से येलो स्पॉट बनता है रेटिना के ऊपर, उसको मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। इसको मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, यहां तक कोई डाउट है? अब हेडिंग डालो फंक्शन ऑफ जेजी सेल। अगले इस पर लिखाता हूं, उसमें जगह है नहीं। फंक्शन ऑफ जेजी सेल। जितना तेजी से लिख लोगे उतना ही तुम्हारी कल जल्दी छुट्टी हो जाएगी, जितना धीमे लिखोगे उतना ही कल तुम्हारी देर में छुट्टी होगी। चैप्टर खत्म करके ही भेजूंगा मैं कल। खाना बोल के आना, ठीक है? नहीं तो कह देना टिफिन रख के आना कि भाई खाना इसमें डाल के रख दियो, लौट के खा लूंगा। एक दिन नहीं भी खाऊंगा तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। फास्ट रहने से बॉडी, लिवर तो मजबूत होता ही है, पर बॉडी के अंदर नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेज हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और कैंसर जैसी खतरनाक सेलों का भक्षण कर लेते हैं, खा जाते हैं। फास्टिंग करने से ये फायदे होते हैं। नहीं आया क्या? दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मजाक मत समझना। हाँ, पर पैसा वसूल करना है भाई हॉस्टल का। पूरी साल तुम पैसा वसूल करते ही रह जाते हो और फिर अगली साल फिर से आते हो पैसा वसूल करने के लिए। मैं नहीं चाहता एक साल, ये सोचो, मतलब पैसा वसूल हो या ना हो, यार इस साल सिलेक्शन निकल जाए। हाँ बेटा, सिलेक्शन निकल जाए, बस इतना ध्यान रखो। चाहे उसके लिए समझ रहे हो हॉस्टल का पूरा पैसा बेकार चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस इतना है, इतनी एनर्जी मिलती रहे, इतनी एनर्जी मिलती रहे कि हम पढ़ते रहें। क्या जी? क्या करता है? सो सो के फिर क्या?
पैसा वसूलता है। अगर तुम यही पैसा कोचिंग का वसूल करने का सोच लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं भी बच्चा रहा हूं तुम्हारी एज पे, ठीक है, और मैं भी 6 महीने के लिए हॉस्टल में रहा हूं। हॉस्टल का मतलब वो लाइफ जी है मैंने थोड़ी सी। और बच्चों के संग मतलब बच्चे ही कहते हैं बच्चे देखो मुझसे थोड़ा सा मतलब बच्चे जैसे नहीं दोस्त की तरह शेयर कर लेते हैं, मतलब अभी से नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो बस ये है कि बच्चों ने बताया सर पैसा खर्च होता है तो वसूल तो कर, बस समझ गया यार से वसूल वाला। तुम दिल से बताओ करते नहीं करते वाली बात है, झूठ नहीं बोलना। मतलब ऐसा लगता है ना कि पैसा गया है तो वसूल तो कर लें। जैसे अब मैं अपना बताऊं, सच्ची बताऊं, अभी की आज की डेट में, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ चोखा जीवन है, चोखा जीवन समझते हो, मतलब एक बहुत अच्छा है, मतलब मारवाड़ी टाइप का खाना देते हैं और घर का खाना देते हैं पूरी थाली, ठीक है। तो अगर आप कहीं सिंपल खाने जाओगे तो कहोगे यार 2 चपाती और एक दाल तड़का देते, मेरा काम हो जाता है इतने में, 2 चपाती दाल तड़का। जब चोखा जीवन पे जाऊंगा ना तो वहां ये चक्कर नहीं है, वहां भरपेट थाली है, ठीक है। हाँ, 400 रुपए में, 375 रुपए में भरपेट देसी घी की थाली मिलती है, घर का खाना मिलता है। तो उस दिन मैं 2 चपाती नहीं खाता, 6 चपाती खा जाता हूँ समझ रहे हो ना, ये तो घर का खाना। और भाई फिर दिमाग में आता है ना कि वसूल भी तो करना है यार, ठीक है, खा लो। तो मैं ऐसे सोचता हूँ, ठीक है, इस इतनी एज पे तो बचपन में तो हम सोचते ही थे, ठीक है, बचपन में तो ये होता था कि बगल में शादी हो रही है तो बस सब सूट पेंट पहन के पहुंच गए यार। और यार क्या मतलब ऐसा दिखाते थे कि यार वहां मतलब सारे बच्चे एक साथ रहते थे। और मेरे घर में एक्चुअली में हॉस्टल था, मतलब उस समय जमाने फादर मेरे कॉलेज में थे, ठीक है, हाँ, लाइब्रेरी बुक में इंचार्ज थे। तो इसलिए बच्चों से बड़ा मैं मतलब बचपन से ही अटैच हूँ। तो मुझे पता है तुम्हारे अंदर चल क्या रहा होगा। अब यहाँ जाओ, यहाँ तो समझ में आया नहीं आया, कोई बचा? आगे लोगों फटाफट। फंक्शन ऑफ जेजी सेल, एकदम साइलेंट। फंक्शन ऑफ जेजी, अरे फंक्शन ऑफ जेजी सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ जेजी सेल, फंक्शन ऑफ, भाई 3 फंक्शन मत भूल जाना इसके। जिन लोगों की किडनी रिमूव हो जाती है तो उनको इसमें दिक्कत आती है, ये किडनी का खेल है। जेजी सेल कहां मिलते हैं? जेजी सेल कहां मिलते हैं? किडनी में। अगर नेफ्रोक्टोमी करा दी जाए तो यहां जो फंक्शन लिखा रहा हूं उनमें दिक्कत आएगी, ठीक है, वो काम नहीं हो पाएंगे। जैसे पहला फंक्शन क्या है इसका, जेजी सेल रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, रिलीज। क्या रिलीज करेंगे? नंबर 1 रेनिन, एक डबल एन वाला रेनिन भी होता है, वो डाइजेशन में हम पढ़ाते थे। रेनिन क्या काम करता है? इमरजेंसी में निकलता है जब आपकी बॉडी के अंदर मान लो जीएफआर कम हो जाए, बीपी कम हो जाए, फिल्ट्रेशन रुक जाए, खतरनाक कंडीशन आ जाए, ठीक है, इमरजेंसी में, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी लिख देता हूं मैं, ड्यूरिंग इमरजेंसी। यार एसी चल नहीं रहे ना? रेनिन, रेनिन क्या काम करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल या कह सकते हैं इंक्रीज करता है जी एफ आर, इसको समझाऊंगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर और जीएफआर, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब तुम लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हो पहाड़ों पर, या तुम ब्लड डोनेट करते हो, तो अचानक से आरबीसी काउंट कम होगा बढ़ेगा? कम होगा। नीचे से ऊपर जाओगे तो ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, ज्यादा आरबीसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके हिसाब से तो आरबीसी कम हुए ना आपके, जान रहे हो। तो उस समय अचानक से किडनी एक हार्मोन निकालेंगे, इरेथ्रोपोइटिन, इरेथ्रो
एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये एरिथ्रोपोएटिन क्या काम करता है? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस समझते हो? एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब बनना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आर बी सी। ठीक है। अच्छा, जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो जाए, इट इज अ डेंजरस कंडीशन। क्या हो जाएगा? पैराथायराइड, सॉरी क्या हो जाएगा? टिटेनी। एक होता टीटीनेस, एक होता टिटेनस, एक होता टिटेनी। टिटेनस ड्यू टू इंफेक्शन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, टिटेनस का बैक्टीरिया। ठीक है। और टिटेनी ड्यू टू, एक तो हार्मोनल कमी से, भाई पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाए तो ब्लड कैल्शियम कम हो जाएगा। ठीक है। या कैसे भी ब्लड कैल्शियम कम हो जाए तो पूरा बॉडी एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, लॉक जॉ हो जाएगा। समझ रहे हो? और रेस्पिरेटरी मसल्स में स्पास्मिंग हो गई तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, मर जाएगा इंसान। नहीं आया क्या? तो बचाने का भाई, इसलिए ब्लड में कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इट इज अ हाईली इमरजेंसी अलर्ट वाली चीज है। तो नेचर ने क्या काम किया? जब भी ऐसे केस हो तो एक हार्मोन बनाया। क्या नाम था? कैल्सी, कैल्सी ट्राई ऑल। क्या काम करता है ट्रेल्सी? इट इज लाइक ऑफ विटामिन इट इज लाइक ऑफ विटामिन D3। भाई आपकी बॉडी में जो कैल्शियम मिल रहा है वो बोन के ब्रेकडाउन से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? किसके ब्रेकडाउन से? हैं? बोल बोल, क्या बोल रहा था अभी? हाँ अभी पूछता हूँ, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कोई बोलेगा नहीं। मोनोवेलेंट होते हैं, डाइवेलेंट होते हैं, ट्राइवेलेंट आयन होते हैं? अरे वो बोलेगा नहीं। कैल्शियम कैसे आयन होते हैं? डाइवेलेंट होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं ना? कंफर्म? सर फोड़ने का मन कर रहा है। ट्राइवेलेंट होते हैं कैल्शियम? भाई दो डाइवेलेंट आयन होते हैं। ट्राइवेलेंट ये तुम्हें लग रहा है क्या करेगा ये? अरे भाई, डाइवेलेंटाइन होते हैं। कैसे होते हैं? डाइवेलेंटाइन। अपने को कॉन्फिडेंस ही नहीं, तू क्या करेगा? तू कॉन्फिडेंस हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ सही, नहीं चल रहा हूँ, मेरे डिसीजन सही है नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, डाइवेलेंटाइन डायरेक्टली इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब नहीं होते। पता है ये वाली बात? आपको क्या लगता है, आप कैल्शियम खा रहे हो, आपको अब्सॉर्ब हो रहा है, मिल रहा है? आपको लगता है मैं बादाम खा रहा हूं और ताकत मुझे मिल रही है? बादाम नहीं, बादाम तो मैंने एग्जांपल लिया। मतलब जो खा रहे हो क्या आपको मिल रहा है? अगर आप समोसा खा रहे हो तो जितना भी आप उसके अलावा कुछ खा रहे हो सब बर्बाद जा रहा है। ऊपर से खा रहे हो, नीचे से सला के निकाल रहे हो। रियलिटी बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आप समोसा जैसी चीजें खा रहे हो तो इंटेस्टाइन के अंदर एक लेयर बन जाती है, इंटेस्टाइन की चीजों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। सिंपल। ठीक है। आप बादाम खाओ, मैं कहूंगा बेटा बादाम खाया करो, ताकत आती है, और लग गए बादाम खाने में, सर ताकत नहीं आ रही है। अब इंटेस्टाइन में तुमने इतनी लेयर जमा रखी है, वो बादाम तुम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। नहीं आया क्या? अगर किसी चीज को आपको वास्तव में फायदा उठाना है, जैसे मैं अपना बताऊं रूटीन, ठीक है, मैं अपनी इंटेस्टाइन को साफ रखने का पूरा मतलब करता हूँ प्रॉपर तरीके से। फाइबर बहुत खाता हूँ, फाइबर का मतलब सलाद बहुत खाता हूँ। शाम को खाना मैंने अक्सर कर नहीं, भिकारी गरीबों वाला खाना होता है, इतना सा को थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा उसमें सलाद दे दो मुझे भर के, या मैं, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे जो भी यहाँ बेचारा सेफ है, बेचारा जो बनाता है, वो खुद दुखी है कि सर आपके चक्कर में मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक है। मैं लौकी खाता हूँ शाम को, बस लौकी बॉइल करके दे दो। ठीक है। मुझे सलाद दे दो, बहुत सारा फल दे दो मुझे, बस शाम को ये खाऊंगा। ठीक है। फाइबर पहुंच जाए, क्योंकि इंटेस्टाइन अगर आपकी साफ होगी तो कुछ भी खाओ। और जो बढ़िया महंगी चीजें हैं, बादाम समझ रहे हो, अखरोट समझ रहे हो ना, वो होता है लीची होती है, चीली क्या होता है वो, एक फल होता है ना, वो ड्राई फ्रूट की तरह आता है, अंजीर, अंजीर। ठीक है। मूंगफली भिगो करके, मूंग की दाल भिगो करके, चना भिगो करके, जिस सुबह डाइट लेता हूँ, ठीक है, या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दूध में डाल करके वो सुबह मुझे दे देता है जगते ही। ठीक है। कटोरा भर के वो खा लेता हूँ। ठीक है। साथ में एक मल्टी विटामिन खाता हूँ, विटामिन डी खाता हूँ मैं। ठीक है। जिससे कि एनर्जी मेंटेन रहे। विटामिन डी, एक मल्टी विटामिन डी हफ्ते में एक दिन। ठीक है। मल्टी विटामिन और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये मैं अपना बता रहा हूं, जिससे कि जो खा रहा हूं वो लग जाए। नहीं आया? और खाया वो लगा ही नहीं तो बेकार है।
विटामिन डी खा रहे हो तुम, ऐसे ही खा रहे हो तो लगेगी नहीं। विटामिन डी हमेशा फैट के संग एब्जॉर्ब होती है। विटामिन डी खा रहे हो तो साथ में फैट खाना पड़ेगा तो ही एब्जॉर्ब होगी भाई, नहीं तो इतना महंगा कैप्सूल बर्बाद कर दिया तुमने। तो ये पता होना चाहिए तुम क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। समझ में आया? क्योंकि 12 बजे से पहले आपका बीएमआर हाई होता है, 12 बजे से पहले आप अपनी हर चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हो, 12 बजे से पहले आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो, उसके बाद बीएमआर स्लो होना चालू हो जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं, रात में ज्यादा खाते हैं, उल्टा सब बर्बाद, पैसा बर्बाद कर रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम बर्बाद कर रहे हो, लिवर बर्बाद कर रहे हो, सब बर्बाद कर रहे हो, शरीर को भी पैसे को भी। इधर आ जाओ। तो कैल्सीट्रायोल ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं डाइबैलेंटाइन डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते। डाइबैलेंटाइन तभी एब्जॉर्ब होंगे जब बॉडी को जरूरत होगी, नहीं तो कैल्शियम वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपका, अगर आयनों की आयनिक फॉर्म में खा रहे हो तो वो एब्जॉर्ब कब होगा, जब जरूरत होगी। जरूरत कब होगी, जब किडनी के जेजी सेल कैल्सीट्रायोल लाइक विटामिन डी रिलीज करेंगे, तब ये विटामिन D3 आपके खाने से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ाएगा। अरे आई या नहीं आई? तो समझ में आ गया? तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम भी कैसा है, डाइवेलेंट, कैल्शियम आयंस फ्रॉम गट, फ्रॉम गट का मतलब है आपकी आंत, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। आई या नहीं आई? इसलिए पता होना चाहिए तुम कब खा रहे हो, किस समय खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। अगर आपको विटामिन डी खाना है तो फैट के संग खाना है, बी कॉम्प्लेक्स खाना है खाली पेट खाना है तो ये एब्जॉर्ब होगा, खाने के संग एब्जॉर्ब नहीं होगा। मल्टीविटामिन खाना है तो खाने के बाद खाना है। नहीं आया क्या? अरे आया नहीं आया? नहीं तो बेकार है वो, तुम बर्बाद कर रहे हो सारा का सारा। खाने से पहले खाली पेट, खाली पेट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब होता है, खाने के बाद खाओगे एब्जॉर्ब नहीं होगा। मल्टीविटामिन खाने के बाद खाओगे, कैल्शियम दूध के साथ खाओगे या दूध या मक्खन बटर लगा के, मतलब जिस दिन खाओ उस दिन बटर थोड़ा सा खाओ, मतलब घी खाओ, घी के संग ही एब्जॉर्ब होगा, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। आ गई क्या? आई या नहीं आई? अब आ जाओ यूरिन फॉर्मेशन। तुम्हें क्या लग रहा है यूरिन कहां बनता है? किडनी का फिल्ट्रेट होता है, उसको हम यूरिन बोलते हैं। यूरिया हमारा लीवर में, इसमें कोई डाउट है? हाँ बेटा बोल, थोड़ा डाउट है से सोच ले, मुझे पता है। हाँ आया। हाँ छोटे बच्चे की बात मत कर, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर, उसका बीएमआर, उसका सब कुछ तुमसे मल्टीपल टाइम ज्यादा होता है। अपनी बात करो अभी एडल्ट की, छोड़ो अब यहां जाओ, कंसेप्ट की बात नहीं है। यहां तक आ गई? आगे बढ़ जाए। अब देखो यूरिन तुम्हें क्या लग रहा है, यूरिन ब्लड का फाइनल फिल्ट्रेट है, ब्लड का फाइनल फिल्ट्रेट है। मैंने आपको बताया भी था एक्चुअल में एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, और क्या बन गया ये ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस के अराउंड क्या होगा, वुमेन्स कैप्सूल। समझना मेरी बात। फिर क्या होगी यहां पर पीसीटी, फिर क्या होगा लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, फिर क्या होगी डीसीटी, क्या होगी डीसीटी, फाइनली क्या होगी कलेक्टिंग डक्ट। तुम्हें क्या लग रहा है, ठीक है, यहां से फिल्टर हुआ बन गई यूरिन। मैंने बताया था कि सब कुछ फिल्टर हो जाता है, यानी पूरे का पूरा प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। फॉर्म्ड एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, उनको तो अलग ही कर दो। प्लाज्मा पूरा फिल्टर हो जाएगा, उसमें ग्लूकोज भी होगा, विटामिन भी होंगे, अमाइनो एसिड्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, वाटर भी होगा, सब कुछ निकल जाएगा, फिर बचेगा क्या? ठीक है, इसलिए उसको हम यूरिन नहीं बोलेंगे। अब क्या होगा, इस फिल्ट्रेशन के बाद जगह जगह एब्जॉर्प्शन होगा। पीसीटी से कुछ चीजें क्या होंगी, एब्जॉर्ब। लूप ऑफ हैनले के डिसेंडिंग पार्ट से कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब। असेंडिंग पार्ट से भी ब्लड में कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब। और डीसीटी से भी कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब। कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब। यानी पहला काम क्या है, पहला काम है यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिससे फिल्ट्रेट बनेगा। समझ में आया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब फिल्ट्रेट में से हमें जगह जगह क्या करना है, पीसीटी से कुछ चीजें एब्जॉर्ब करनी है ना, समझना। पीसीटी से कुछ चीजें हमें एब्जॉर्ब करनी है, काम की चीजें क्या करनी है, एब्जॉर्ब। अब यहां से भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब करनी है, निकल गई। यहां से भी आइन से एब्जॉर्ब करने हैं, यहां से भी आइन और वाटर एब्जॉर्ब करना है, यहां से भी वाटर एब्जॉर्ब करना है। जगह जगह से काम की चीजें एब्जॉर्ब करनी है, तब जाकर के फाइनल फिल्ट्रेट जो बाहर निकलेगा इसको क्या बोलोगे? अभी रुकना मेरी बात। तो रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है जगह जगह काम की चीजों को रीएब्जॉर्ब करना। समझ में आया नहीं आया? पर ऐसा तो नहीं है कि सारे ब्लड में जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है सारा का सारा फिल्टर हो ही गया हो। बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल फिल्टर ही नहीं होगा, चला जाएगा वापस, चला नहीं जाएगा? अरे हाँ है ना, वापस ब्लड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको जगह जगह जो ब्लड कैपिलरीज है ना, जगह जगह जो ब्लड कैपिलरीज है, उस ब्लड में से हम इसको वापस ट्यूब्यूल में डाल देंगे, एक्सक्रीटरी मटेरियल को। इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को हम ट्यूब्यूल में क्या करेंगे, ब्लड में से ट्यूब्यूल में एक्सक्रीट करेंगे, फेंकेंगे, सीक्रेशन करेंगे। भाई बाहर निकल, तू रह कैसे गया अंदर, बाहर निकल, तू रह कैसे गया अंदर, आया। इसको बोलते हैं सीक्रेशन। टॉक्सिक मटेरियल का जो ब्लड में रह गया वापस ट्यूब्यूल में सिक्रेट कर देना, ब्लड में से ट्यूब्यूल में सिक्रेट कर देना। इन तीनों के बाद जो फाइनल फिल्ट्रेट बचता है इसको बोलते हैं हम यूरिन। आया नहीं आया? तो तीन चीजें पढ़नी है आपको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन जगह जगह अपनी अपनी काम की चीजों को रीएब्जॉर्ब करना। फिर भी जो ब्लड में रह गया कचरा, टॉक्सिक मटेरियल, जिसको निकालना बहुत जरूरी है, फिल्टर नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड कैपिलरी जगह जगह पर ट्यूब्यूल के अराउंड है, हम ब्लड में से उठा करके कहां पर डाल देंगे, ठीक है, ब्लड में से उठा करके नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल में डाल देंगे। समझना मेरी बात, पीसीटी में डाल देंगे, लूप ऑफ हेनले में डाल देंगे, डीसीटी में डाल देंगे, मौका मिलेगा कलेक्टिंग डक्ट में डाल देंगे, पर बाहर निकालेंगे भाई। ये टॉक्सिक मटेरियल रह गया, बस चली गई तो हमें खिड़की में से फेंकना पड़ रहा है, छत पर फेंकना पड़ रहा है कि भाई लेके जाए इसको, ये रह गया। नहीं आया क्या? इसको बोलते हैं सीक्रेशन। आई या नहीं आई? नहीं आई? क्या नहीं आई बता, पक्का? तो कॉन्फिडेंस आने चाहिए ना आंखों में। हाँ हाँ बोल बोल, हाँ वापस भेज देना सीक्रेशन, हाँ बोल। हाँ प्लाज्मा नीचे निकल रहा है, सब थोड़ा निकल जाएगा, मैक्सिमम प्लाज्मा फिल्टर हो जाएगा, सब के निकल जाएगा तो खाली रहेगी ना ये तो। देख जो फिल्टर होगा वो प्लाज्मा होगा, सब नहीं होगा। सब कैसे हो जाएगा, और सब हो जाएगा तो खाली होगी ना, आरबी फंस जाएंगे सब यहाँ पर, रुक गया आदमी, खेल खत्म। ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। अब एक एक करके उठा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कैसे होता है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कैसे चलनी छानती है किसको, ब्लड को। नहीं आया क्या? भाई तुम चाय बना रहे हो, चाय के अंदर चाय की पत्ती डाली, अदरक डाली, तुलसी के पत्ते डाले, और भी जो क्या क्या डालते हैं, दालचीनी, दालचीनी डाली, और एक आध बोलो, इलायची, इलायची डाली, लौंग डाली, और बोलो, बस चाय की पत्ती डाल चुके हैं। सॉफ्टवेयर लूज है, अदरक चाय की पत्ती डल चुकी है, चीनी भी डाल दी, पर चीनी घुलनशील है, चीनी दूध पानी ये घुल गया। अब छानने की बारी आई, अब चीनी क्या छन जाएगी, फिल्ट्रेट में चली जाएगी, दूध फिल्ट्रेट में चला जाएगा, पानी फिल्ट्रेट में चला जाएगा, पत्तियों का अर्क फिल्ट्रेट में चला जाएगा, जो भी तुमने डाली थी चीजें उनका अर्क, हाँ डाल चुके हैं, ठीक है, वो भी कहां गया, फिल्ट्रेट में। तो चलनी में क्या रह गया भाई, अदरक का क्रूड रह गया, पत्तों का क्रूड रह गया, लौंग का क्रूड रह गया, इलायची का क्रूड रह गया, नहीं रह गया? तो ऐसे ही आपके ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक कॉर्पसल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट, एक प्लाज्मा, ठीक है। तो क्या चीज नहीं फिल्टर हो पाती, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट फिल्टर नहीं हो पाते, प्लाज्मा में क्या फिल्टर नहीं हो पाता, ओनली प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाती, और सब कुछ फिल्टर हो जाता है। आई या नहीं आई? आई आई। अब समझना, समझना भाई, आने वाली आर्टरी का
आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा, जाने वाली का डायमीटर कम। अरे आई या नहीं आई? क्या आ गई? छुट्टी हो गई? आने वाली आर्टरी का डायमीटर ज्यादा, जाने वाली आर्टरी का डायमीटर कम, और इसके चारों तरफ क्या है? वोमेंस कैप्सूल। समझना। सबसे पहले हम बात किसी कर रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझना। तो सबसे पहले जो ब्लड आ रहा है इसका वॉल्यूम ज्यादा, जाने वाले का वॉल्यूम कम। इसकी वजह से अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा। किसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा? ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा। नहीं आया? क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आया नहीं आया? तो इधर इधर ही है ना ध्यान सारा का सारा। क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जी एच पी। कितना होता है जी एच पी? 55, 55 क्या? mm एच जी। ये वो प्रेशर है जो चाहता है फिल्ट्रेशन हो, यानी पॉजिटिव प्रेशर है भाई। ये पॉजिटिव थॉट रखता है, क्या कराना है? फिल्ट्रेशन कराना है। समझना। पर दो प्रेशर ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशन का अपोज करेंगे। ब्लड में क्या होंगे? ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स फॉर्म्ड एलिमेंट। ये क्या है? सबके सब फॉर्म्ड एलिमेंट। नहीं आया? कॉर्पसल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्रोटीन, जो फिल्ट्रेट में नहीं जाएंगे। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं यहां पर मैं। ये क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और साथ में क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। क्या ये फिल्ट्रेट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। यहां पर क्या इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। इनके इकट्ठे होने से क्या बनेगा यहां पर? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बनेगा यहां पर? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी क्या बोलोगे इसको? बी सी ओ पी। कितना होता है BCOP? अप्रोक्सीमेटली 30 mmHg। ये फिल्ट्रेशन कराएगा या रोकेगा? क्यों रोकेगा? क्योंकि ये ऑस्मोलरिटी बढ़ा देगा। और आप जानते हो, हाई ऑस्मोलरिटी टू लो ऑस्मोलरिटी, क्या वाटर का फ्लो हो सकता है? वाटर उल्टा खींच, वही ऑस्मोलरिटी वाटर को खींचती है। नहीं आया क्या? तुम समझ रहे हो? तुम अंगूर को पानी में डाल दो, क्या अंगूर का पानी पानी में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि अंदर की ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, बाहर की ऑस्मोलरिटी कम है। तो हाई ऑस्मोलरिटी लो ऑस्मोलरिटी वाटर का मूवमेंट नहीं होता, यानी अपोज करेगा। ये दोनों मिलकर अपोज करेंगे, नेगेटिव प्रेशर है, रोकेगा। अच्छा, नीचे क्या है? ग्लोमेरुलस की वॉल भी तो है ना, तो ये भी क्या करेगी? अपोज करेगी, फिल्ट्रेशन को रोकेगी, होने नहीं देगी, फिल्ट्रेशन को होने नहीं देगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये तीसरा प्रेशर क्या कहलाएगा? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहलाएगा? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होगा? CHP। कितना होगा CHP? कम होगा, मात्र 15 mmHg। प्लस या माइनस? क्यों? क्योंकि ये भी अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन का,
अपोज कर रहा है। आप समझ रहे हो, ये कोलोइडल प्रेशर भी फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, फिल्ट्रेशन होने नहीं दे रहा कोलोइडल्स। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अपोज कर रहा है। सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर एक ही है, कौन सा, ये व्हाइट वाला, ये है पॉजिटिव प्रेशर। ये निकालना होगा आपको, इसी को बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कैसे निकालोगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले घटा दो। नहीं आया क्या, यानी आप बोलोगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये आप जानते हो कितना होता है 55 माइनस इन दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 45, कितना निकल के आ गया 10 mmHg। ये हो गया भाई नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। सोचो अगर आपका बीपी 10 mmHg भी कम हो गया तो फिल्ट्रेशन रुक जाएगा, खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। नहीं आया क्या, और आपको पता ही नहीं चलेगा भाई क्या हो रहा है। भाई बीपी लो होना भी खतरनाक है, हाई तो खतरनाक है ही। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन के अंदर छोटे छोटे क्लॉट बन सकते हैं, ठीक है, थ्रोम्बस बन सकते हैं, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है, किडनी डैमेज हो सकती है, आप समझ रहे हो। पर लो ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है। किसका, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन, कोई मेन रीजन थोड़ी ना होता है। आयंस की कमी हो जाए, वेसल्स डायलेट हो जाए, ओल्ड एज पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन रुक जाए, बॉडी का वाटर लॉस हो जाए, बॉडी का आयंस लॉस हो जाए, लूज मोशन हो जाए, 50 हो। कुछ हार्मोन्स होते हैं उनका डिसबैलेंस हो जाए, वो अभी रेगुलेशन में आएगा, रेगुलेशन की बातें हैं सारी। यहां तक समझ में आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, कोई डाउट पूछ ले, दिमाग लगा बेटा। हो गया पक्का, तुम लोग कल पूछूंगा भाई, मैं तो कल पूछूंगा, सर पकड़ने थोड़ी ना होगा। अगर तुझे समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो तू तैयारी करके आएगा। कल नहीं आएगा डबल, अगले दिन बिना पूछे ही मुर्गा बना दूंगा आते ही, जब भी तू आएगा, जब भी आएगा। कल नहीं आया तो डबल पनिशमेंट डबल, कल तो आना ही पड़ेगा चाहे तुझे आता हो या ना आता हो। ठीक है, कल आना कंपलसरी है। हाँ बेटा, अरे तुम क्या, बैल बज गई क्या, अभी करा रहा हूं भाई, तुम समेट के, समझ में आ गया नहीं आया, पूछ रहा हूं मैं कि बैल बज गई, तो तूने बताया क्यों नहीं मुझे। अरे यार, नहीं 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 नहीं, चल बस इतना ही, अब नहीं, कल कराऊंगा मैं, कल चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तुम कितना है ब्रेक करोगे, थोड़ी देर पहले समोसा खा रहे थे नीचे सबके सब यार। मैं मेरी क्लास के अंदर तुम्हें बिल्कुल थकान होने नहीं दी, मैंने होने दी क्या, कोई नहीं, आप रिलैक्स करो, सर तुरंत आ जाए, पढ़ना चालू करो, ऐसे ही होता है। तो कल से फिर मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा कल से मैं, फिर खतरनाक वाला तरीका, बस तुम पसीने छोड़ रहे हो, बस ये सर, बस रुक जाओ सर रुक जाओ, देख लो। हाँ, क्वेश्चन जो दिए थे वो लगा दिए हैं, नए क्वेश्चन तुम्हें करके लाने हैं। अभी यूरिन फॉर्मेशन में जितना कर सकते हो उतना कर लेना, ठीक है, बाद बाकी के सारे मत करना।